पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे। नहीं नहीं, ये दृश्य पिछले महीने से नहीं है जब गोदी मीडिया ने कराची को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, ना ही ये इमेजेस लाहौर या इस्लामाबाद से है। एडिटर, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, मामला थोड़ा सीरियस है। दरअसल इस वीडियो में जिस शहर पर मिसाइल्स की बारिश हो रही है वो इजराइल का तेल अवीव है। जब ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, इनमें से कम 7 मिसाइल तेल अवीव शहर पर गिरे हैं, जिसमें से एक इजरायली डिफेंस फोर्स या आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स के पास गिरा। ईरान ने यह बदला इजराइल के राइजिंग लायन ऑपरेशन के बाद लिया है। उस ऑपरेशन में जहां आईडीएफ ने ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम और आईआरजी के टॉप कमांडर्स को बहुत बारीकी से चुन चुन कर टारगेट करके खत्म कर दिया। शुक्रवार की सुबह लगभग 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के ऊपर एक अनप्रेसिडेंटेड और कईयों का जो मानना है एक अनप्रोवोक्ड अटैक लॉन्च कर दिया। इस अटैक में इजराइल ने डायरेक्टली ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर मिलिट्री बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड देयर टॉप मिलिट्री लीडरशिप। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस हमले से तिलमिलाकर ईरान ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली इजराइल पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के नाम पर 100 से ज्यादा ड्रोन्स दाग दिए, लेकिन हमेशा की तरह उससे तो इजराइल को कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्हें आसानी से शूट डाउन कर दिया गया। इजराइल की माने तो उसका यह अटैक जरूरी था ताकि तेहरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ जो तेजी से बढ़ रहा है उसके कदम रोके जा सके। इस तेजी से न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ने वाली बात बाय द वे इजराइल पिछले 30 सालों से करता आया है, और इजराइल का यह अटैक जो आया है ऐसे वक्त पर आया है जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें ईरान को अपने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट्स में नॉन कंप्लायंट डिक्लेयर किया गया था। अब 2 दशकों से ओवरसाइट में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब ईरान के अगेंस्ट कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया हो। यह रेजोल्यूशन IAEA के एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद आया जिसमें यह बात सामने आई कि ईरान का एटलीस्ट 3 साइट्स हैं उस देश पे जहां कुछ न कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटीज हो रही हैं, और इस बात से इजराइल बहुत चिंतित हुआ। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इजराइल के इस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि हाल ही में ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को वेपनाइज करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो पहले कभी नहीं उठाए थे। नेतन्याहू का कहना है कि अगर ईरान को अब न रोका गया तो वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। इजराइल हमेशा से ही एक न्यूक्लियर ईरान को अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक खतरा मानता आया है। तेहरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने के लिए नेतन्याहू ने दशकों से कोशिश की है, वो उनके राजनीति का एक अहम स्तंभ है। आज से पहले भी इजराइल कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोगों पर कोवर्ट अटैक्स करवाते आया है, जिससे ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में कॉन्स्टेंटली रुकावट आई है। फिर चाहे वो स्टक्सनेट अटैक हो या फिर 2021 का रिमोट कंट्रोल असैसिन रोबो हो, इजराइल अपनी तरफ से सालों से वो लगा हुआ है कि ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन जो है वो साबोटाज करता रहे, और इसमें अमेरिका का भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर होते ही पूरे का पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसमें पावर बैलेंस शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन लेटेस्ट अटैक में जो हुआ वो शायद किसी ने ना सोचा होगा। ईरान ने एक दिन में इतना बड़ा अटैक आखिरी बार ईरान इराक वॉर के समय देखा हुआ होगा। फ्राइडे मॉर्निंग अटैक्स में इजराइल ने तेहरान और ईरान देश के कई और हिस्सों पर टारगेट किया। तेहरान में अलग अलग उनके हिस्सों में पहले कुछ ब्लास्ट सुबह 3:30 बजे सुनाई दिए। तेहरान के कुछ इनिशियल स्ट्राइक्स में ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप के टॉप ब्रास जैसे ईरानियन आर्मी के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी और IRGC के हेड जनरल हुसैन सलामी, इनको टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली जेट्स ने सीधा इन ऑफिसर्स के अपार्टमेंट्स, उनके बेडरूम तक को चुन चुनकर पेंट हाउसेस को टारगेट बनाकर इन अटैक्स को लॉन्च किया और इन्हें खत्म कर दिया, पूरी लीडरशिप को। अपनी टॉप लीडरशिप के अचानक सफाया हो जाने के बाद ईरान की मिलिट्री लीडरशिप में आज एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है जिसे आसानी से भरा नहीं जा सकता। यह सारा कुछ इजरायली पायलट्स ने बस एक रात में अचीव किया, लेकिन तैयारी बहुत टाइम से चल रही थी।
दिलचस्प बात यह है कि इजराइल अब यह दावा कर रहा है कि महीनों से ईरान के अंदर ग्राउंड जीरो पर मोसाद के की एजेंट्स पायलट से कोऑर्डिनेट करके उन्हें ईरान के टॉप मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट सप्लाई कर रहे थे, कोऑर्डिनेट्स दे रहे थे, मदद कर रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो मोसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर ही ड्रोन लॉन्च कोऑर्डिनेट करने में कामयाब हो गए, जिससे उन्हें रेडार स्टेशंस को टारगेट किया, रेडार स्टेशंस को डिसेबल किया और फिर फाइटर जेट्स के प्रवेश के लिए दरवाजा खोल दिया। यह ड्रोन्स का अटैक, ये जो तरीका था यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर जैसा था, जिसके बारे में हमने हाल ही में एपिसोड बनाकर आपको दिखाया था कि दूर से नहीं, एनिमी टेरिटरी के अंदर से घुसो और वहां से ड्रोन अटैक लॉन्च करो। इस हमले से एक बार फिर से मोसाद ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसकी पहुंच और पकड़ ईरान के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में कितनी गहरी है और ईरान के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी उनसे बच नहीं सकता है। वैसे ये लेटेस्ट किलिंग्स 2020 के कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अब तक का हाईएस्ट लेवल असैसिनेशन बिड है। टॉप मिलिट्री चेन ऑफ कमांड के साथ साथ इस अटैक में यूएन के अनुसार कम से कम 78 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। तेहरान के साथ साथ इजराइल ने देश के दूसरे भागों पर भी स्ट्राइक किया। इजराइल मिलिट्री का कहना है कि उन्होंने दर्जनों मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है। एक धमाका नतान्स एनरिचमेंट फैसिलिटी पर भी सुनाई दिया गया है। तेहरान से 250 किलोमीटर दूर यह फैसिलिटी ईरान का मेन न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट हुआ करता था। यूएन एटॉमिक वॉचडॉग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इजराइल के इस अटैक के कुछ ही घंटों में कंफर्म किया है कि हां, नतान्स साइट को हिट किया गया है, टारगेट किया गया है। नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान का मेन यूरेनियम एनरिचमेंट साइट था, जहां न्यूक्लियर फ्यूल बनाया जाता था, कुछ लोग कहते हैं बनाया जा रहा है। इस्फहान प्रोविंस में यह फैसिलिटी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक कोर हिस्सा माना जाता है। सैटेलाइट इमेज के हिसाब से इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने इस फैसिलिटी को भारी डैमेज पहुंचाया है। कई बिल्डिंग्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या तो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं या भारी नुकसान इन्हें झेलना पड़ा है। अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि इन स्ट्राइक्स से क्या उन सेंट्रीफ्यूज हॉल्स को डैमेज पहुंची है जो जमीन से बहुत नीचे रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में दबे हुए इन हॉल्स को बनाया गया है, जहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता है, यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। लेकिन आईएईए का हाल ही में अगर आप बयान देखें तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं ईरान के पास जो इजराइल के सोफिस्टिकेटेड बमबारी से भी बहुत ज्यादा दूर हैं, नीचे हैं, इतनी आसानी से उन्हें टारगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। इजराइल ने सिर्फ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या ईरान के टॉप कमांडर्स को ही नहीं, बल्कि अटैक किया है ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी, वो भी नहीं बचे हैं। मारे गए टॉप साइंटिस्ट में ईरानियन एटॉमिक एनर्जी के फॉर्मर चीफ फेरदून अब्बासी और मोहम्मद मेहंदी समेत 6 लोग शामिल हैं। पहली बार इजराइल ने कन्वेंशनल मिलिट्री मीन से साइंटिस्ट तक को टारगेट किया है, उन्हें नहीं छोड़ा है, जो कि पहले कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए होता था और फिर इजराइल इसे डिनाई कर देता था। यानी सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि ओपनली साइंटिस्ट को मारना भी एक्सेप्टेबल हो गया है। खैर, नतान्स फैसिलिटी पर अटैक के अगले दिन इस घटना की जानकारी देते हुए इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दुनिया को यह बताया कि आईडीएफ और मोसाद का यह ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक यह ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट खत्म नहीं होता है। तो युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, यह कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बयान के सामने आते ही कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार शाम को इजराइल ने फिर से ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। इस बार इजराइल के निशाने पर ईरान के बाकी बचे न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो और इस्फहान जैसे साइट्स फिर से आए। जाहिर सी बात है कि इस बैक टू बैक अटैक के बाद अब ईरान चुप तो नहीं बैठ सकता है। उसके कोर न्यूक्लियर इंटरेस्ट और सीनियर लीडरशिप को खत्म कर दिया गया था। तो ऑब्वियसली ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी ने टेलीवाइज स्पीच में इजराइल के अटैक को एक्ट ऑफ वॉर कहते हुए लॉन्च कर दिए 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के तरफ। ईरान के वाइड स्प्रेड रिटेलिएशन में 30 से ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर है और कम से कम 3 इजरायली लोगों के मारे जाने की खबर अभी आ रही है। ऑब्वियसली इस पर और भी कॉन्फर्मेशन अभी और दरकार है।
अब इजरायली सिविलियंस पर हुए इस अटैक का बदला लेने के लिए ईरान पर फिर से अटैक करने की प्लानिंग ऑलरेडी इजरायल ने शुरू कर दी है। शायद जब तक आप ये एपिसोड देखोगे, रात में इजरायल ने अटैक फिर से कर दिया। तो ये जो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन है, जल्द ही एक फुल फ्लेजेड रीजनल वॉर का रूप ले सकती है, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी डी एस्केलेशन की तरफ फोकस ना करे, अगर इजरायल को भी ना बोला जाए कि भैया अब रुक जाओ, और ईरान को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ना बोला जाए। आज की हालत को देखते हुए इस बात की कल्पना आप नहीं कर पाओगे कि ईरान और इजरायल हमेशा इस तरीके से एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं थे। एक समय था जब दोनों देशों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, एक सीक्रेट अलायंस उनके बीच में था, पर यह रिश्ता फिर टूट जाता है और कड़वी दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। 1948 में जब इजरायल बनता है, तब ज्यादातर मुस्लिम देश उसे रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उसी वक्त ईरान, उस समय का ईरान, इजरायल के साथ टाइज एस्टैब्लिश करने लगता है। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के राज में उस समय ईरान एक प्रो वेस्टर्न पॉलिसी अपना रहा था, इजरायल के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज बना रहा था। इजरायल की पेरिफेरी डॉक्ट्रिन के तहत ईरान, टर्की और इथोपिया के साथ एक सीक्रेट पैक्ट बनाया जाता है। अब इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करती हैं, मिलिट्री कोऑपरेशन करती हैं, जैसे अग्रीमेंट्स भी साइन किए जाते हैं। अब यहां तक कि मोसाद और उस समय की ईरान की सबाक, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, एक दूसरे के साथ काम भी करती है, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है। शाह के रूल के अंडर ईरान उस समय इजराइल का मेजर ऑयल सप्लायर भी था। इजराइल बदले में ईरान की मिलिट्री और टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करने में हेल्प कर रहा था। 1979 तक दोनों के बीच में यह अलायंस चुपके चुपके अच्छे चल रहा था। फिर आता है इस्लामिक रेवोल्यूशन। आयतुल्लाह खुमैनी के इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के बाद और ईरान ने उसके बाद इजराइल को एक इललेजिटिमेट ज़ायनिस्ट स्टेट करार दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, उसे अपना दुश्मन घोषित कर दिया, उसके एम्बेसी तक को पैलेस्टाइन को दे दिया। पब्लिकली दुश्मनी अब हो ही गई है, लेकिन तब भी, उस समय भी बैकडोर टाइज तभी भी बचे हुए थे। 1980s के ईरान इराक वॉर के टाइम पर इजराइल ने सद्दाम हुसैन को ज्यादा बड़ा खतरा समझा, इसीलिए वो खुद इजराइल ने ईरान को वॉर के समय सपोर्ट किया, सीक्रेटली वेपन्स तक सप्लाई किए। पर 1990s के बाद ईरान का जो न्यूक्लियर एम्बिशन सामने आता है, उससे सब कुछ बदल जाता है। अब कोई दोस्ती, कोई सीक्रेट पैक्ट भी नहीं, इजराइल ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखना शुरू कर देता है। ईरान ने एंटी इजरायली मिलिशिया जैसे हिजबुल्ला, हमास, हुतीज को ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वहीं इजराइल गल्फ स्टेट्स के साथ टाइज बढ़ाना शुरू कर देता है और ईरान के सीरिया, लेबनान, इराक में बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश करता है। एक समय का सीक्रेट अलायंस ईयर 2000 के आसपास एक शैडो वॉर का रूप इख्तियार कर चुका होता है। उसके बाद आप देखते हैं ड्रोन स्ट्राइक, साइबर अटैक्स, ऑयल टैंकर पर रेड्स, और 2024 आते आते अब हम फुल फ्लेजेड मिसाइल और ड्रोन अटैक्स वॉर देख रहे हैं, जो कि एक फुल स्केल वॉर के कगार पर हमें ला चुका है। दरअसल ईरान के लीडर्स कई बार स्टेट ऑफ इजराइल को खत्म करने का अपना पॉलिटिकल गोल सामने, पूरी दुनिया के सामने रख चुके हैं। अब ऐसे में इजराइल को एक इजी जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि भाई ईरान को न्यूक्लियर वेपन से तो, अचीवमेंट से तो हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बात कन्विंस करने में कामयाब हो चुका है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो उसका सबसे पहले और ऑब्वियस यूज इजराइल पर होगा, उसे खत्म करने के लिए यूज किया जाएगा यह न्यूक्लियर बॉम्ब। ऐसे में इजराइल के पास हक बनता है, अकॉर्डिंग टू इजराइल, अपनी सुरक्षा के लिए ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने का, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने का। न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाली जो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम होता है, उसे बनाना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए यूरेनियम को पहले इनरिच करना होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो सोफिस्टिकेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन्स की दरकार होती है। 1990s में न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद ही ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी बहुत मदद नॉर्थ कोरिया से मिली, बाकी चोरी चकारी से, इधर उधर से टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की गई, बाय हुक और बाय क्रुक। 2006 तक ईरान ने 3.5% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करना सीख लिया था। याद रखिए 90% का गोल है, 90% एनरिचमेंट की जरूरत होती है, 3.5% तक उसने अचीव कर लिया। अब यह समय आ जाता है जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया, स्पेशली इजराइल को खटकने लगता है। ग्लोबल कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईयर 2000 में एक फतवा निकालकर ईरान में न्यूक्लियर वेपन्स पर परमानेंट बैन लगा दिया था। लेकिन क्या यह दिखावे के लिए था?
क्योंकि 10 साल, इस बैन के 10 साल बाद यूएन कन्विंस नहीं होता है। उसके न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने ईयर 2010 में इंस्पेक्शंस में पाया कि ईरान के पास अब 20% तक समझ लीजिए यूरेनियम को एनरिचमेंट करने की एक काबिलियत नातान्स फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट ने हासिल कर ली थी। ये अगर 2012 की बात करें तो प्योरिटी ऑफ यूरेनियम ना और भी बढ़ने लगता है। 2015 तक ईरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स और यूरोपियन यूनियन एक न्यूक्लियर डील साइन करते हैं। इसके तहत ईरान ने अपने ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज मशीन्स को हटा दिया, एनरिचमेंट को 3.67% माने पीसफुल यूज के लिए रखा और अपने लो एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल को 300 केजी तक ही लिमिट कर दिया। इसके बदले में ईरान पर लगाई गई इंटेंस इंटरनेशनल सैंक्शंस को हटा देने की बात की गई। अब 2018 में क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप यूएस को इस डील से निकाल देते हैं। बदले में ईरान अपनी एनरिचमेंट एक्टिविटीज फिर से शुरू कर देती है और बाद में उसमें और तेजी ले आती है। रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो ईरान अब तक 60% एनरिचमेंट तक पहुंच चुका है। अब 60% एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड माना जाता है क्योंकि 60% से 90% वेपन्स ग्रेड यूरेनियम लाने में ज्यादा दिक्कत किसी को नहीं होती है। 60% का मतलब होता है कोई भी देश ये एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी को समझ चुका है, फॉर्मूला क्रैक कर चुका है और 90% तक माने वेपन्स ग्रेड तक पहुंचने में कुछ ही महीनों का समय लग सकता है। और इजराइल का तो कम से कम यही मानना है कि कुछ हफ्ते कुछ महीने की बात है। अभी पिछले महीने ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि कैसे उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर किसी भी तरीके का अटैक करने से साफ मना कर दिया था, उन्हें रोका था। क्योंकि इसी साल व्हाइट हाउस में वापस आने के बाद ट्रंप चाहते हैं कि वो ईरान के साथ एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डील साइन करे। अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाकर रखा है, वर्ल्ड में पीस लाने का अभी बेरा उन्होंने लेकर रखा है ट्रंप ने। बीते कुछ हफ्तों से यूएस और ईरानियन टीम्स एक डील साइन करने में लगे भी हुए थे, बातचीत चल रही थी। इसीलिए ट्रंप नहीं चाहते थे कि इजराइल बीच में आए और कुछ और फसाद कर दे जिससे डील खराब हो जाए। लेकिन लगता है ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते में ट्रंप की ज्यादा चलती नहीं है। कार्ड्स आर नॉट इन हिज हैंड। नेतन्याहू को जो चाहिए लगता है वही वो कर रहा है, अमेरिका को वो कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रंप ने फिलहाल इस पूरे मामले से खुद को अपने आप को अलग कर दिया है। यूएस ने कहा है कि यह पूरा ऑपरेशन इजराइल ने अकेले ही किया है, इसमें यूएस इन्वॉल्व ही नहीं है। हां, यूएस ने यह जरूर माना है कि इजराइल ने यूएस को अटैक से पहले बता जरूर दिया था कि हम यह बड़ा कार्रवाई, यह कांड करने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी भनक दुनिया को बीते कुछ दिनों में पहले से ही लग गई थी, खासकर कि तब जब यूएस ने अपने सिटीजन्स को इस रीजन से वापस आने को बोला। फिर यूके ने भी कमर्शियल शिपर्स को वार्निंग देकर कॉशियस रहने को कहा था। तो सबको पता था कि कुछ तो होने वाला है, कुछ एक्शन लेने वाला है। लेकिन इजराइल इस स्केल पर अटैक करेगा, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करेगा, साइंटिस्ट पर अटैक करेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। और अब ईरान को यह दिखाना है कि वो चुप बैठने वाला है या और भी ज्यादा अटैक करने वाला है। अभी तो सिर्फ कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स ही लॉन्च की है। अभी के लिए ईरान ने यूएस के साथ अपने न्यूक्लियर डील नेगोशिएशंस भी, बातचीत भी बंद कर दी है। वहीं ट्रंप ने इजराइल के सपोर्ट में आते हुए मिडिल ईस्ट फ्लीट को भी तैनात कर दिया है। साथ ही ईरान को फटकार लगाई है कि अब भी समय है बच्चू, एक डील मेरे साथ साइन कर लो जल्दी जल्दी, नहीं तो इसके बाद ईरान और इजराइल में जो होगा यूएस की जिम्मेदारी नहीं है। यह ऐसा लग रहा है कि यूएस और इजराइल अभी ईरान के साथ गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है। जहां इजराइल ईरान को 3rd डिग्री दे रहा है, वहीं यूएस दूसरी तरफ प्यार से बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरी बात मान लो, डील साइन कर लो। लेकिन ईरान गाजा नहीं है। ईरान बार बार कह रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर ग्रेड वेपन ना हो लेकिन काफी कन्वेंशनल वेपन्स हैं, प्रिसिशन स्ट्राइक्स ना हो हमारे पास लेकिन मिसाइल्स हमारे पास ढेरों हैं जो हम इजराइल पर बरसा सकते हैं। अब इजराइल बिना ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म किए चैन की सांस नहीं लेगा और वहां ईरान बिना इस अटैक का बदला लिए वो भी चैन से नहीं बैठेगा। तो यह कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर में तब्दील हो सकता है। क्या रशिया यूक्रेन से फोकस हटाकर ईरान की मदद करने आएगा या फिर इजराइल गाजा और लेबनान की तरह ईरान को भी अपना निशाना बनाएगा और सब लोग बस चुपचाप देखते रहेंगे? या फिर यह एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है? इस कॉन्फ्लिक्ट के एज पर हम आज बैठे हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वॉर को रुकवाने में कामयाब होती है या इस पर भी बस कड़ी निंदा करके ही हम बैठे रहेंगे और यह वॉर एक्सपैंड होता रहेगा।